आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। हमने इतिहास में लगभग प्रॉपर हिस्ट्री की हम बात करें तो 19-20 कक्षाएं जरूर देखी हैं। और इस कड़ी में हम 6ठी सदी ईसा पूर्व महाजनपदों के उदय में चल रहे थे। और बूस्टर फैक्ट्स की कड़ी में हम शाक्त धर्म पर हैं। कल मैंने इसके पूर्व में इस कक्षा के पूर्व की कक्षा में ढेर सारे तथ्य आप तक पहुंचाए थे, जो मिसलेनियस बिंदुओं से जुड़े हुए तथ्य थे। और शाक्त धर्म पर आकर हम रुक गए थे। मैंने कहा था कि अगली कक्षा में हम शाक्त धर्म का अध्ययन करेंगे और ऐसे 10 से 15 बिंदुओं को लिखने के बाद हम मौर्य साम्राज्य की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करते हैं। आपका हेडिंग है शाक्त धर्म। हेडिंग बनाकर लिखेंगे शाक्त धर्म। यह हमारा आज का टॉपिक होगा। शाक्त धर्म। देखिए, शाक्त का अर्थ ही शक्ति है और इसका संबंध स्त्री से है, देवी से है। क्योंकि समाज में जब जब स्त्रियों की दशा कमजोर हुई है, स्त्रियों की दशा में गिरावट हुई है, तब तब कहीं न कहीं एक विचारधारा का जन्म हुआ है जिसमें स्त्री को मुख्य दिखाया गया है और मातृशक्ति की स्थापना का प्रयास किया गया है। तो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए। शाक्त धर्म में देखिए, इस संप्रदाय में स्त्री सर्वशक्तिमान है। स्त्री सर्वशक्तिमान है, जिन्हें देवी कहा गया है। इस संप्रदाय में स्त्री सर्वशक्तिमान है, जिन्हें देवी कहा गया है। देवी कहा गया है। स्त्री सर्वशक्तिमान है, जिन्हें देवी कहा गया है, जैसे दुर्गा, काली इत्यादि। दुर्गा, काली इत्यादि इत्यादि। ठीक है। अब आप सभी से एक प्रश्न है कि माता दुर्गा का सबसे पहला उल्लेख कहां पर मिलता है? कौन बताएंगे? तो पीछा गई, लिख लीजिए। लिखिए, माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख, माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख उल्लेख मार्कांडेय पुराण में मिलता है। माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख मार्कांडेय पुराण में मिलता है। मार्कांडेय पुराण में मिलता है। इन तथ्यों को ध्यान रखेंगे, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर, जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, जबलपुर का 64 योगिनी मंदिर शाक्त धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
शाक्त धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। महत्वपूर्ण केंद्र है। एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अब हम चलेंगे अगले बिंदु में। देखिए, मेगास्थनीज ने कृष्ण के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, वह कौन सा शब्द है? वेरी गुड, हेराक्लीज। अगले पॉइंट में लिख लीजिए, मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा। मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा। हेराक्लीज कहा। मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा। नेक्स्ट, अगला बिंदु लिखिए, अवतारवाद का सबसे पहला उल्लेख, अवतारवाद का सबसे पहला उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। अवतारवाद का सबसे पहला उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है, जिसमें 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 कृष्ण के मुख्य उपदेश भी शामिल हैं। जिसमें कृष्ण के मुख्य उपदेश भी शामिल हैं। कृष्ण के मुख्य उपदेश भी शामिल हैं। ठीक है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहां पर मिलता है? मत्स्य पुराण में। इसको लिख लीजिए। लिखिए, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। मिलता है। जैसे जैसे मत्स्य, पहला अवतार ही मत्स्य का है। मत्स्य, कूर्म, कूर्म माने कछुआ। जैसे मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, नृसिंह, वामन, वामन। वामन समझते हैं? वामन एक अवतार का नाम है। राजा बलि के साथ इस कथा का संबंध है। वामन, परशुराम, कौमा राम, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। बलराम, बुद्ध और कल्कि। बुद्ध और कल्कि, इसको ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट, एक शब्द है ईरानी भाषा में, दीपी। एक शब्द है ईरानी भाषा में दीपी। दीपी का अर्थ क्या होता है? कौन बताएंगे? लिपि का अर्थ है भारतीय भाषा में लिपि, स्क्रिप्ट। तो लिखिए ईरानी भाषा में, ईरानी भाषा में, ईरानी भाषा में दीपी शब्द का अर्थ है लिपि। दीपी शब्द का अर्थ है लिपि, जिसका प्रयोग अशोक काल में किया गया, जिसका प्रयोग अशोक काल में किया गया, जिसका प्रयोग अशोक काल में किया गया। ठीक है, एक आध बातें और बच गई हैं जो हम लिख लेंगे। आप 3 कॉलम बनाइए। एक में लिखिए प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य। प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य। प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य। पहले वाले में लिखिए वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, अब यह किस मत पर आधारित है? विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत यानी विशिष्ट अद्वैत। और इसके प्रतिपादक कौन थे? कौन बताएंगे? विशिष्टाद्वैत के रामानुजन, ये सही उत्तर है। बिल्कुल। तो याद रखिए शंकराचार्य नहीं थे, रामानुजन थे। तो लिखिए रामानुज। ठीक है, इसीलिए मैंने तीनों लिखवा दिया कि संप्रदाय कौन सा है, मत कौन सा है और आचार्य कौन से हैं। ठीक है, दूसरा लिखिए ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। मत में लिखिए द्वैतवाद। किसने दिया था? कौन बताएंगे? किसने दिया था द्वैतवाद? द्वैतवाद पूछ रहा हूं, द्वैतवाद, द्वैताद्वैत नहीं पूछ रहा हूं। निमिकाचार्य ने द्वैताद्वैत दिया था। दोबारा, इसमें उत्तर होना चाहिए निम्बकाचार्य। दोनों में बहुत अंतर है, मैं बता देता हूं। पहले इसमें लिख लीजिए निम्बकाचार्य।
निम्बकाचार्य। ठीक है, बहुत सिमिलर नाम है। ये है द्वैतवाद। द्वैतवाद दिया था निम्बकाचार्य ने। और एक है द्वैताद्वैत, मैंने द्वैत प्लस अद्वैत। उसके प्रतिपादक कौन थे? मैंने उल्टा लिखा दिया। ये माधवाचार्य कहा था अभी मैंने। दोबारा से मिटाते, रुक जाइए एक बार, इसको मिटा दीजिए। कहते कहते फ्लो में दूसरा लिखा दिया हमने। तो पहले कहा था वो सही था। एक बार दोबारा से आते हैं। आपने लिखा ब्रह्म संप्रदाय। द्वैतवाद याद रखिएगा, द्वैतवाद के हैं माधवाचार्य, कभी नहीं भूलेंगे। अद्वैताद्वैत, जिसमें द्वैत और अद्वैत दोनों जुड़ जाएगा, उसके हैं निम्बकाचार्य। सुनने में बड़ा सिमिलर है लेकिन अलग अलग है। इसमें है केवल द्वैत, और वो है द्वैत प्लस अद्वैत। अंतर है दोनों में। हाँ, ये क्वेश्चन बराबर पूछता है, और कई बार हम कंफ्यूज होकर गलती भी कर देते हैं इसमें। जैसे, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। लिख लिया? तो अभी हमने दो लिखा। वैष्णव विशिष्टाद्वैत रामानुज, ब्रह्म द्वैतवाद माधवाचार्य। तीसरा लिखिए, थर्ड, रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, इसका क्या नाम है मत का? कौन बताएंगे? शुद्धाद्वैत, शुद्ध प्लस अद्वैत। शुद्धाद्वैत। ठीक है। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैत, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। ठीक है। चौथा लिखिए, नंबर फोर, नंबर फोर, चौथा लिखिए, सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय। अब यहां थोड़ा ध्यान दे लेंगे। इसको बोलते हैं द्वैत प्लस अद्वैत, द्वैताद्वैत। सनक संप्रदाय, इसका मत है द्वैत प्लस अद्वैत, द्वैताद्वैत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे इसे। निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य। और इतना चार यदि आप याद रख लेंगे तो आपसे मत में गलती नहीं होगी। ठीक है। यदि आपने इसे लिख लिया हो, इसके बाद फिर सेम ऐसे ही तीन कॉलम बनाइए, जो आज का लास्ट पॉइंट होगा इस चैप्टर का। फिर हम मॉडी में चलेंगे। ठीक है, तीन कॉलम बना लिया। पहले कॉलम में लिखिए प्रमुख संप्रदाय। दूसरे में लिखिए संस्थापक। संस्थापक। और तीसरे में लिखिए पुस्तक। पुस्तक, संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक।
अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला संप्रदाय लिखिए बरकरी। बरकरी नाम सुना है कि नहीं किसी ने पहले? बरकरी का नाम किसने सुना है? हाथ खड़े करें एक बार। वो अलग है, बर्बरिक। वो तो महाभारत का पात्र है। बरकरी का नाम कितने लोगों ने सुना है? अब मैं बता देता हूँ। नामदेव का नाम तो सुना होगा। तो नामदेव ने ही इस संप्रदाय की स्थापना की थी। बहुत चर्चित है नामदेव। तो लिखिए नामदेव। और पुस्तक में ब्लैंक छोड़ दीजिए, इसमें कोई पुस्तक नहीं। कोई पुस्तक नहीं। ठीक है। आदित्य जी कह रहे हैं कि नेटवर्क इशू, कोई बात नहीं, आप बाद में देख लीजिए, इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिए। आगे चलते हैं। अब लिखिए श्री वैष्णव। श्री वैष्णव ये भी एक संप्रदाय है। श्री वैष्णव। रामानुज। रामानुज। और पुस्तक में लिखिए ब्रह्मसूत्र। पुस्तक में ब्रह्मसूत्र। ठीक है। ब्रह्मसूत्र। अगला संप्रदाय लिखिए परमार्थ। परमार्थ लिखा आपने? संस्थापक में लिखिए रामदास। रामदास। और पुस्तक में लिखिए दासबोध। 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 ठीक है। एक एक को ध्यान रख लीजिएगा, कभी भी पूछ देता है कहीं पर। नेक्स्ट लिखिए राम भक्त। ये भी एक संप्रदाय है। और राम भक्त को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, क्योंकि इसके संस्थापक है रामानंद। याद रखिएगा कि कबीर रामानंद के 13 शिष्यों में से एक थे, या कभी नहीं भूलना है। ठीक है। अति महत्वपूर्ण है। और इसकी इसके संदर्भ में एक पुस्तक है आध्यात्म रामायण। आध्यात्म रामायण। तो यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो नोट कर लेंगे। अभिनय जी ने हाथ खड़ा किए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? एक बार दोबारा से आप बताइए, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आई। हम्म। हाँ, कह सकते हैं, कह सकते हैं, सेम ही है। अद्वैतवाद। अद्वैतवाद इस संदर्भ में पर देखना पड़ेगा मुझे भी, उसका कोई संप्रदाय अभी तक उल्लेखित नहीं देखा मैंने। अद्वैतवाद का कोई संप्रदाय है या नहीं है, ये देखने योग्य है। मैंने बहुत अध्ययन किया है, लेकिन मुझे कहीं दृष्टिगत नहीं हुआ। तो यदि कभी मुझे मिलेगा तो मैं अद्वैतवाद के संप्रदाय के बारे में लिखा दूंगा आपको।
लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला। मैंने काफ़ी खोजने की कोशिश की। ठीक है, देख लेंगे कि अद्वैतवाद का कोई संप्रदाय होगा तो जरूर लिखवा देंगे। वैसे बस विचारधारा को याद रखिएगा। अद्वैतवाद समझते हैं आप लोग कि नहीं? अद्वैतवाद क्या होता है, किसी को पता है? कौन बताएंगे? अद्वैतवाद का मतलब होता है ईश्वर एक है, ध्यान रखिएगा। और पूरे ब्रह्मांड में जो भी तत्व हैं उस सब को मिलाकर हम ईश्वर कहते हैं। और द्वैतवाद का मतलब होता है कि प्रकृति और ब्रह्म दो चीजें हैं। मेरे होने से दुनिया है, यह द्वैतवाद है। मैं हूं तो दुनिया है। लेकिन अद्वैतवाद कहता है कि सब सृष्टि मिलाकर एक ही है। मैं हूं, मैं मरने के बाद भी हूं और वर्तमान में भी हूं। मैंने कहा ना कि इसका कोई ये है नहीं। सर्च भी कर रहा हूं तो आ रहा है कि यह वेदांत की एक शाखा है। ठीक है, केवल वेदांत की एक शाखा है, इसका कोई संप्रदाय नहीं है। ठीक है, तो छोड़ देंगे। इसीलिए मैंने बहुत खोजा था लेकिन कहीं मिला नहीं मुझे, कई पुस्तकों को देखा। आगे चलते हैं। एक बार सर्च करके भी देख लेते हैं यहाँ भी, क्योंकि जहाँ तक मेरे समझ में इसका कोई संप्रदाय मुझे दिखता नहीं है। ये आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये दिख पा रहा है? दृष्टिगोचर हो रहा है ये? एक बार कोई एक अभ्यर्थी बता दें। दिख रहा है। अब देखिए, इसमें आप इस पॉइंट को देखेंगे कि अद्वैतवाद का संबंध शंकराचार्य से है और अद्वैतवाद अद्वैतवाद वेदांत की ही एक शाखा है। इसके संदर्भ में कोई संप्रदाय नहीं है। ठीक है, क्योंकि संप्रदाय तब हो जब अद्वैत से अलग हो। अद्वैत का अर्थ ही होता है कि मैं आप जो दुनिया की समस्त चीजें हैं वो सब एकाकार के रूप में एक है और हम ही ईश्वर हैं। हम ईश्वर होने का मतलब है कि संपूर्ण चीजों को मिलाकर ही ईश्वर कहते हैं। लेकिन जो द्वैतवाद होता है वो कहता है कि प्रकृति और ब्रह्म के मेल से दुनिया बनी है। इसको आप यदि भौतिक रूप में समझें तो शरीर और आत्मा के संतुलन से दुनिया चलती है। यह द्वैतवाद कहता है। तो अद्वैत के बाद ही विचारधाराएं आगे बढ़ी और तब जाके संप्रदाय बने थे। इसीलिए भी एक कारण यह है कि इसका कोई संप्रदाय नहीं है और अंततः यह सत्य भी है अद्वैतवाद। आगे चलेंगे। द्वैतवाद तो हमने इसलिए बना दिया ताकि दुनिया को यह एक विश्वास रहे कि आत्मा होती है। और आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि आत्मा का होना और पुनर्जन्म का होना जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक नहीं है उतना जितना कि मृत प्राणियों के लिए आवश्यक। उल्टा कह दिया, मृत प्राणियों के लिए आवश्यक नहीं है जितना कि जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यह विश्वास बना रहना, मेरा पुनर्जन्म होगा, मैं दोबारा से जन्म लूंगा। तो इस विश्वास के साथ यदि व्यक्ति जीता है, ऑप्टिमिस्टिक होकर जीता है, उसे लगता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा। ध्यान रखिएगा इस तथ्य को। लेकिन अद्वैतवाद क्या कहता है? वो कहता है कि आपका होना और आपका नहीं होना दोनों समान ही है। क्योंकि यदि आप हैं तो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ आप प्रकट हुए हैं और इसी ब्रह्मांड में आप विलय होते हैं। तो आपके होने और न होने का अर्थ भी बराबर ही है। लेकिन द्वैतवाद ये नहीं कहता। द्वैतवाद आत्मा के सिद्धांत की पुष्टि करता है और आत्मा का सिद्धांत ही मनुष्य के जीवन में ऑप्टिमिज्म के लिए है। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहीं से संप्रदाय शुरू हुए थे आगे चलकर। मैं आगे चलूंगा। यदि आपने इतना याद रख लिया तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप बेहद बेहतर रूप से तैयार होंगे। अब लिखिए अगला चैप्टर। देखिए, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य।
हम मूल बातों पर आते हैं वापस। ब्रैकेट में लिखिए 322 से 185 ईसा पूर्व, ब्रैकेट में। ईसा पूर्व। ठीक है, ये एक नया चैप्टर है। आगे चलते हैं। एक बार मैं सिलेबस को पुनः पुनरावृत्ति करके दोहरा देता हूं। आपने पाषाण युग को पढ़ लिया है, हड़प्पा की सभ्यता का अध्ययन हमने कर लिया है, हमने वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को भी देख लिया है, छठी सदी ईसा पूर्व क्रांति के युग को हमने देख लिया, जिसमें हमने 16 महाजनपदों की व्याख्या की। आपको मैंने कल परसों बताया था कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की चर्चा है। हमने गंगा के मैदानी क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण को भी देख लिया। हमने यह भी देखा कि 900 बीसी में लोहे की खोज ने किस तरह से छठी सदी ईसा पूर्व में कृषि क्रांति लाने में अहम भूमिका निभाई, किस तरह से टैक्सेशन प्रणाली की शुरुआत हुई। और साथ ही हमने यह भी देखा कि बौद्ध और जैन धर्म ने समाज के वंचित तबकों को किस प्रकार मूलधारा में लाने का कार्य किया और अहम योगदान निभाया, और किस तरह से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म के रूप में परिणत हुआ। अब हम जिस साम्राज्य को देखने जा रहे हैं, मौर्य साम्राज्य, वह भारतीय इतिहास का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य है। और जब भी मैं अखिल भारत कहता हूं, तो मैं सिर्फ आज के भारत की बात नहीं करता, बल्कि भारत के जो पूर्व के हिस्से रहे हैं, खास करके हिंदू कुश से लेकर और नीचे कन्याकुमारी तक और म्यांमार, बांग्लादेश इत्यादि को लेते हुए जो पूर्व का भारत था, मैं उस खंड की बात करता हूँ। तो अखिल भारत के साम्राज्य के रूप में यदि हम देखें, तो मौर्य साम्राज्य प्रथम साम्राज्य है। और खास करके बीपीएससी के दृष्टिकोण से यह अति महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यह साम्राज्य विशेषकर बिहार के प्रांतीय क्षेत्रों से ही उभरा। इसको ध्यान रखिएगा। और आगे चलकर जैसे बौद्ध और जैन की उत्तम जो परिणति है, जो चरमोत्कर्ष है, वह इस साम्राज्य में देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं सब कारणों से यह साम्राज्य अति महत्वपूर्ण है। अशोक को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं। आपने हेडिंग बना लिया होगा, मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व। देखिए फर्स्ट पॉइंट, देखिए प्राचीन भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में पहला पहला अखिल भारतीय वंश, अखिल भारतीय राजवंश, पहला अखिल भारतीय राजवंश के रूप में, के रूप में पहला अखिल भारतीय राजवंश के रूप में मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना मौर्य वंश की स्थापना 323 ईसा पूर्व में की गई। 323 ईसा पूर्व में की गई। 323 ईसा पूर्व में की गई। ठीक है, की गई। कोई जवाब दें कि इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। नीचे लिख दीजिए।
राजधानी में पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। हम आगे चलेंगे। सबसे पहले अध्याय में मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि मौर्य वंश एकमात्र ऐसा, माने मौर्य वंश ऐसा पहला वंश है, ठीक है, जिसके तीनों स्रोत मिलते हैं। कौन कौन से तीन स्रोत हैं, कौन बताएंगे? ठीक है, वेरी गुड। पुरातात्विक स्रोत भी मिलता है, साहित्यिक स्रोत भी मिलता है, और तीसरा क्या है? विदेशी विवरणी। बहुत बढ़िया। तो मौर्य साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य है जिसके तीनों स्रोत मिलते हैं। चाहे आप पुरातात्विक को देख लें, चाहे साहित्य के रूप में देख लें, अथवा विदेशियों की विवरणी के रूप में देख लें, आपको तीनों देखने को मिल जाएंगे। इसको लिखिए अगले पॉइंट में। लिखिए, महत्वपूर्ण है कि मौर्य वंश, महत्वपूर्ण है कि मौर्य वंश, मौर्य वंश इतिहास का पहला राजवंश है। मौर्य वंश इतिहास का पहला राजवंश है, राजवंश है जिसके निर्माण के विषय में, जिसके निर्माण के विषय में तीनों स्रोत उपलब्ध हैं। तीनों स्रोत उपलब्ध हैं। तीनों स्रोत उपलब्ध हैं जिसके निर्माण के विषय में तीनों स्रोत उपलब्ध हैं। तीनों स्रोत उपलब्ध हैं। क्या क्या उपलब्ध है? पुरातत्व, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है विदेशी विवरणी। पुरातत्व, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरणी, तीनों अवेलेबल हैं। ठीक है, तीनों उपलब्ध हैं। अब हम एक एक का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस में क्या महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी बातें परीक्षा के दृष्टिकोण से अधिक पोटेंशियल वाली बातें हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर लिखिए, पुरातत्व। 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 अब पुरातत्व में हम क्या जानेंगे? तो पुरातत्व में यदि हम मौर्य काल को आधार बनाकर देखें तो शिलालेख सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शिलालेख के बाद स्तंभ लेख भी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लिखिए इसके तहत शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है। इसके तहत शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है। शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है। इसके तहत शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि जो अशोक के शिलालेख की भाषा है वो क्या है, लिपि क्या है, पहले ये बताइए।
लिपि क्या है? और और खरोष्ठी लिपि, वेरी गुड। इस दोनों को लिख लीजिए। हाँ, भाषा क्या है? अरमेइक। अरमेइक भी है। ठीक है। एरामिक कहते हैं उसे, याद रखिएगा। लिखिए। अभी लास्ट पॉइंट क्या लिखा है आपने? अंतिम बिंदु क्या लिखा है? अच्छा, उपलब्ध है। ठीक है, आगे लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, अशोक का इतिहास। अशोक का इतिहास। अशोक का इतिहास शिलालेख की दृष्टि से। अशोक का इतिहास शिलालेख की दृष्टि से जाना जाता है। अशोक का इतिहास शिलालेख की दृष्टि से जाना जाता है। जाना जाता है। जो जो ब्राह्मी लिपि के साथ साथ, जो ब्राह्मी लिपि के साथ साथ खरोष्ठी लिपि में भी है। ब्राह्मी लिपि के साथ साथ खरोष्ठी लिपि में भी है। और खरोष्ठी लिपि की खास बात क्या है? यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। बहुत बढ़िया। ठीक है। आप सभी को जानकारी होगी कि सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक एक व्यक्ति ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। इसको लिख लीजिए। देखिए, सर्वप्रथम सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। सफलता पाई थी। पाई थी। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अशोक की एक खास बात क्या थी कि अशोक ने ईरानी परंपरा को अपनाया था, और ईरानी परंपरा के माध्यम से उसने अभिलेखों के द्वारा अपने बात को जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश की थी, जिसमें 14 शिलालेख हैं, 7 स्तंभ लेख हैं, और 7 गुफा लेख हैं। इसको ध्यान रखेंगे। टोटल 28 हैं। और उस 28 में आपको सभी को याद नहीं करना है। शिलालेखों में जो 5-7 सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख हैं उनको आप याद कर लेंगे। साथ ही जो गुफा लेख और स्तंभ लेख हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो याद रखिएगा, ईरानी परंपरा का पालन किया था। ईरानी परंपरा का पालन करते हुए शिलालेखों के माध्यम से जनता तक अपने आदेशों को पहुंचाया था। अगले पॉइंट में इसको लिखेंगे। देखिए, अति महत्वपूर्ण है कि
अशोक ने सबसे पहले अशोक ने सबसे पहले सबसे पहले ईरानी परंपरा का अनुकरण करते हुए ईरानी परंपरा का अनुकरण करते हुए ईरानी परंपरा का अनुकरण करते हुए अभिलेखों के माध्यम से अभिलेखों के माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की प्रथा शुरू की थी। जनता तक संदेश पहुंचाने की प्रथा शुरू की थी। शुरू की थी। शुरू की थी। ध्यान रखेंगे कि जो अशोक के अभिलेख हैं, ठीक है, इसमें शिलालेख 14 हैं, स्तंभ लेख 7 हैं, और गुफा लेख भी कितने हैं? 7 हैं। इसको नोट कर लेंगे। चौदह प्लस सात कितने हुए? 28। और इस 28 में से आपको लगभग 20 के आसपास याद रखना चाहिए, जो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लिखिए नोट नीचे में। नोट। नोट में लिखिए दूसरा शिलालेख। दूसरा शिलालेख, इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है? कौन बताएंगे? अशोक के द्वितीय शिलालेख का संबंध किस चीज से है? इनका उल्लेख है, और चेर का भी उल्लेख है, केरल पुत्र का भी उल्लेख है। वेरी गुड। देखिए ये जो सेकंड अभिलेख है तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ कि छायादार वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए। लेकिन इस यह महत्व इसलिए रखता है कि जो सीमांत राज्य हैं दक्षिण भारतीय, इसमें सीमांत राज्यों की चर्चा है। और सीमांत राज्य क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह दिखाता है कि अशोक का शासन साउथ इंडिया तक भी था, सीमांत राज्यों तक भी था, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अखिल भारतीय शासन की पुष्टि भी करता है। तो लिख लीजिए, इसमें लिखिए दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के दक्षिण भारत के चोल,
चेर, पांड्य, पांड्य, सतीय पुत्र और केरल पुत्र। सतीय पुत्र और केरल पुत्र। केरल पुत्र ब्रैकेट में सीमांत राज्य की चर्चा है। शासक के साथ लिखवा दिया है, ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट में सीमांत राज्य की चर्चा है। एक एक लाइन, दो दो लाइन में एकदम जो टारगेटेड पॉइंट्स हैं उसको लिख लेंगे, ताकि परीक्षा के समय में जल्दी आपका रिवीजन हो सके। वैसे सिविल सेवा का सिलेबस अपने आप में ही इतना बड़ा होता है कि कितना भी संक्षेप में ले चलिए फिर भी बड़ा हो ही जाता है। लेकिन हम फिर भी लगभग 8-10 नोटबुक्स के माध्यम से जितनी ज्ञान को समेट लेते हैं, वो आपको कई किताबों में, अर्थात लगभग 100-200 किताबों में पढ़कर भी संकलित नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी उसकी सीमा है। मैं आगे चलता हूँ। देखिए, थर्ड शिलालेख, तीसरा शिलालेख, तीसरा शिलालेख। इसमें क्या है? इसमें है कि अशोक ने अपने अधिकारियों के लिए एक फरमान जारी किया, आदेश निकाला कि जो अधिकारी हैं वो हर एक 5वें वर्ष के अंत में एक बार क्या करेंगे, फील्ड का दौरा करेंगे, प्रदेश का दौरा करेंगे और जन की स्थिति का जायजा लेंगे कि जनता की स्थिति क्या है, और उसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। एक तरह से इंस्पेक्शन था। ठीक है, लिखिए थर्ड शिलालेख। लिखिए, राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष में दौरा करने का आदेश। राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष में दौरा करने का आदेश। दौरा करने का आदेश। दौरा करने का आदेश। नेक्स्ट लिखिए चौथा शिलालेख, फोर्थ, चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख। ठीक है, इसमें क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें? धम्म की नीति की घोषणा। किसके स्थान पर? भेड़ी घोष के स्थान पर। सही उत्तर है। देखिए, कलिंग युद्ध के विषय में आप सभी ने सुना होगा, और कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने भेड़ी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति की घोषणा की थी। भेड़ी माने होता है युद्ध। अशोक ने युद्ध को त्याग दिया, अहिंसा को अपनाया और धम्म नीति की घोषणा की थी। तो लिखिए, भेड़ी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। किसने? अशोक ने। ठीक है, अशोक ने धम्म घोष, भेड़ी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। इसको ध्यान रखिएगा। और अब हम 5वें की तरफ चलेंगे। देखिए, 5वां शिलालेख।
5वां शिलालेख, इसमें लिखिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति। धम्म महामात्रों की नियुक्ति। धम्म महामात्रों की नियुक्ति। नियुक्ति। इसके बाद लिखिए 11वां शिलालेख, 11th, 11वां शिलालेख। इसमें क्या है? इसमें है धम्म नीति की व्याख्या। उत्तर सही है। एक्सप्लेन किया है कि धर्म क्या है और धर्म की नीतियां क्या हो सकती हैं। ठीक है। आगे लिखिए 13वां शिलालेख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए, इस सब में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख। इसमें लिखिए कलिंग युद्ध की चर्चा, कलिंग युद्ध का वर्णन, ये लिखिएगा। कलिंग युद्ध का वर्णन 261 ईसा पूर्व ब्रैकेट में हुआ था ये युद्ध। 261 ईसा पूर्व। हेडिंग में लिखिए लघु शिलालेख। लघु शिलालेख। अब हम चलते हैं लघु शिलालेख में। वैसे आप याद करने के लिए सभी शिलालेख याद कर लें, लेकिन जितना मैंने आपको लिखवा दिया है, प्रश्न लगभग इसी के इर्द गिर्द से आते हैं। यदि मुझे आवश्यक लगेगा तो बूस्टर फैक्ट्स की कड़ी में मैं आपको अन्य बिंदु में भी कुछ बातें लिखवा दूंगा, लेकिन फिलहाल इतना ही, क्योंकि इतने पॉइंट्स को यदि आप याद रख लेंगे तो आपको सहजता से याद भी हो जाएगा, और साथ साथ क्या होगा, तो टॉपिक बहुत बल्कि नहीं होगा, और लगभग परीक्षाओं में देखेंगे तो इससे प्रश्न मिल ही जाते हैं। हम आगे चलेंगे लघु शिलालेखों में। कोई अभ्यर्थी यह बताएं कि अशोक का जो सबसे पहला ज्ञात शिलालेख है वह कौन सा है? ज्ञात। कौन सा है? एनीबॉडी, कोई भी? पीछा के लिख लीजिए, फिर थोड़ा स्टडी करेंगे तो मिल जाएगा, बहुत भारी नहीं है। लिखिए कुछ लघु शिलालेख भी मिले हैं, कुछ लघु शिलालेख भी मिले हैं, कुछ लघु शिलालेख भी मिले हैं, मिले हैं जैसे, कुछ लघु शिलालेख भी मिले हैं जैसे जैसे कंधार, जैसे कंधार, जैसे कंधार। अब यही वो अभिलेख है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, अफगानिस्तान में है, आज भी कंधार के नाम से जानते हैं इसको। कंधार लिखिएगा, वैसे आज कंधार कहते हैं। इसकी सबसे खास बात क्या है, यह द्विभाषा में है, ग्रीक प्लस अरेमिक। तो लिखिए तीर का चिन्ह देकर, द्विभाषा में है।
ड्यूअल लैंग्वेज में है। कौन कौन सी भाषा है? तो ग्रीक प्लस अरेमिक। ग्रीक प्लस अरेमिक, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसमें एक लाइन जोड़ दीजिए, एक लाइन जोड़ दीजिए। देखिए, यह अशोक का पहला ज्ञात शिलालेख है। यह अशोक का पहला ज्ञात शिलालेख है। ज्ञात शिलालेख है जिसकी खोज, जिसकी खोज 1958 ईस्वी में हुई, 1958। इसे KAI 279 के नाम से भी जाना जाता है। KAI 279 के नाम से भी जाना जाता है। जाना जाता है। आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु, पहले पूछ ही लेते हैं। कोई अभ्यर्थी जवाब दीजिए कि अशोक का नाम जो अशोक है, उसकी चर्चा कितने जगहों पर है और कौन कौन से जगहों पर है, जहां से पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक ही है। कौन बताएंगे? कौन कौन से स्थान है? हम्म। मस्की। ठीक है। उडगोलन। ठीक है, लिख लीजिए, बहुत पूछता है। और BPSC के दृष्टिकोण से मगध और मौर्य बैकबोन है परीक्षा का। बिहार के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो यहां से प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। लिखिए, अशोक, अशोक नाम 4 स्थानों से प्रकट होता है। अशोक नाम 4 स्थानों से प्रकट होता है। 4 स्थानों से प्रकट होता है। अशोक नाम 4 स्थानों से प्रकट होता है। प्रकट होता है। पहला लिखिए मस्की, ब्रैकेट में या तीर का चिन्ह देकर कर्नाटक में है। मस्की, कर्नाटक। ब्रह्मगिरी, दूसरा, ब्रह्मगिरी, कर्नाटक। ब्रह्मगिरी, कर्नाटक। नेल्लौर या नेल्लूर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। नेल्लौर या नेल्लूर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। चौथा लिखिए उडगोलन।
उडगोलन कर्नाटक। उडगोलन कर्नाटक। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इन चार जगहों से यह पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक था। कहीं कहीं पर अशोक का नाम देवानाम प्रिय अथवा प्रियदर्शी है। प्रियदर्शी को आज के भाषा में प्रियदर्शी कहते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। आप सभी ने भाब्रू अभिलेख का नाम अवश्य सुना होगा। ठीक है, भाब्रू। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में। अच्छा, ये कहां पर है, ये कौन बताएंगे? ये तो पढ़ा दिया है मैंने पहले अध्याय में। भाब्रू कहां पर है? कहां पर है भाब्रू? सब भूल गए। भाब्रू है राजस्थान में, जयपुर के निकट। देखिए भाब्रू अभिलेख, ब्रैकेट में राजस्थान, राजस्थान। भाब्रू अभिलेख राजस्थान से राजस्थान से अशोक के लिए, अशोक के लिए प्रियदर्शी, प्रियदर्शी ब्रैकेट में प्रियदर्शी शब्द का उल्लेख मिलता है। अशोक के लिए प्रियदर्शी शब्द का उल्लेख मिलता है, शब्द का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। अब आज के लास्ट टॉपिक के रूप में हम स्तंभलेख को लिख लेंगे। स्तंभलेख, स्तंभलेख क्या होता है ये कौन बताएंगे? अभिलेख क्या होता है, शिलालेख क्या होता है, इसमें क्या अंतर है? कौन जवाब देंगे? ज्योति जी बताइए, अर्चना कुमारी जी, दोनों में से कोई जवाब दे दीजिए। बहुत बढ़िया। और शिलालेख? शिलाओं पर, पट्ट पर। ठीक है, पट्ट पर जो लेख लिखते हैं उसे शिलालेख कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभिनय जी आप बता दीजिए अगला। एक और पूछा था मैंने कुछ अभी। शिलालेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया, और मैंने क्या पूछा था अभी? एक और कोई लेख अभी पूछा था मैंने आप लोगों से। अभिलेख, अभिलेख क्या होता है? राघव जी आप बता दीजिए, अभिलेख क्या होता है? कौन बताएंगे? कहीं पर भी, एनीवेयर। ठीक है, कहीं पर भी यदि कोई लेख लिख के छोड़ दे तो अभिलेख है। पत्थर पर लिखे तो शिलालेख है, स्तंभ पर लिखे तो स्तंभ लेख है, गुफा के अंदर जाके चित्रित हो तो गुफा लेख है। बहुत बेसिक सी बातें हैं, बस इसको ध्यान रखना है। शब्दों पर पकड़ बनाकर रखना है ताकि जब मेंस की सीरीज चले तो आप अपने वोकेबलरी से बेहतर शब्द वहां रख सकें निकाल कर। हम आगे चलेंगे, लिखिए हेडिंग में। लिखिए स्तंभ लेख की संख्या 7 है। स्तंभ लेख की संख्या 7 है। स्तंभ लेख की संख्या 7 है। इसमें लगभग हम 6 तो जरूर देख लेंगे।
एक को आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि स्तंभ लेख बहुत पूछा जाता है। 7 है। और यहां पर लिख दीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी, लिख दीजिए यहां पर वीवीआई, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है एक। इसकी संख्या 7 है। ठीक है। पहला, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। पहला, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। दूसरा, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। इसके विषय में एक तथ्य को सदैव ध्यान रखना है। पहले यह हरियाणा में था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली खींच कर लाया, उठा कर लाया। उसको ध्यान रखिएगा। तो लिखिए, इसमें कहीं जगह हो तो लिख दीजिए। देखिए, पहले यह हरियाणा में था। पहले यह हरियाणा में था। पहले यह हरियाणा में था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया। जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया। दिल्ली लाया। ठीक है। तीसरा लिखिए। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, लौरिया अरेराज बिहार में ही है यह। कहां पर है कौन बताएंगे? चंपारण में। ब्रैकेट में लिख दीजिए चंपारण। लौरिया अरेराज, चंपारण। नेक्स्ट, लौरिया नंदनगढ़। नंदनगढ़, पश्चिमी चंपारण। ये वाला पूर्वी चंपारण में है, ऊपर वाला पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। ठीक है। नेक्स्ट, रामपुरवा अभिलेख। रामपुरवा अभिलेख, ये कहां पर है? कौन बताएंगे? रामपुरवा अभिलेख, ये भी चंपारण। रामपुरवा अभिलेख, चंपारण। चंपारण। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख कहां पर है? कौन बताएंगे? नाम है प्रयाग, इलाहाबाद। ठीक है।
नोट में लिख दीजिए। और थोड़ी सी दूरी है, ठीक है, जिस अभी आपने इलाहाबाद का है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, इसमें लिख दीजिए। लिखिए हरिसेन। हरिसेन को काट दीजिए, हरिसेन बाद में लिखवा देंगे, ये लिख दीजिए। देखिए समुद्रगुप्त का शिलालेख भी यहीं था, ये लिख दीजिए। समुद्रगुप्त का शिलालेख भी यहीं था, यहीं था, जिसे जहांगीर ने इलाहाबाद में स्थापित कर दिया, जिसे जहांगीर ने इलाहाबाद में स्थापित कर दिया, इलाहाबाद में स्थापित कर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप लोग यह बता दें कि करंट अफेयर्स में नेशनल में हम कहाँ थे और बिहार में हम कहाँ थे, एक बार इसे क्लियर कर दें। अपनी नोटबुक्स देख लें कि हमने कहाँ तक लिखा था। फरवरी समाप्त हो गया था नेशनल में, शायद चल ही रहा था। अच्छा, कल की जो क्लास होगी उस क्लास की शुरुआत ही नेशनल के करंट से होगी, और उसके बाद हम फिर मौरी को दूसरे खंड में कल ही के क्लास में देखेंगे। और जब मार्च तक हो जाता है, 2023 तक, क्योंकि हम 2 साल 3 साल का लेकर चल रहे हैं इस बार, उसके बाद फिर हम बिहार में लौटेंगे। और बीच बीच में जो मुख्य बिंदु है, जैसे बजट हमने पढ़ लिया, उसके बाद डेमोग्राफी जो अभी हाल ही में जातीय जनगणना हुई है उसके विषय में पढ़ेंगे। सरकार की जो अति महत्वपूर्ण योजनाएं हैं हम उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं सब के माध्यम से हम क्लास को अभी आगे बढ़ाते रहेंगे। और शेष जो कक्षा में बातें छूट जाती है उसे मैं आपके क्लास के ग्रुप में भेज दिया करता हूँ, बहुत सारी बातें मैं भेज देता हूँ, उसको भी आप देखते रहेंगे। वैसे आज बिहार में क्या है, नरक निवारण आज ही है, आज ही है। कुछ लोग उपवास में भी होंगे आज, कितने लोग उपवास में हैं? फिर भी आप कक्षा में आए हैं तो बड़ी बात है कि आपने आने की हिम्मत दिखाई। चलिए आज क्लास को थोड़ा पहले ही समाप्त। अच्छा, भोजन करके आए हैं? अच्छा, चलिए, ऐसे करना चाहिए, उपवास का भी अपना वैज्ञानिक महत्व है और करना भी चाहिए। और आस्था, आस्था तो आस्था है भारत में, तो खैर भारत आस्थाओं का देश है और यहाँ आदिकाल से लोगों की आस्था ईश्वर में रही है। इन्हीं शब्दों के साथ हम कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। कल हम फिर 7:20 में ज्वाइन होंगे और 7:20 में करंट की क्लास के साथ ही हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे और फिर मौर्य काल को देखेंगे। मौर्य काल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग अध्ययन करके आएंगे अगले तथ्यों को। सभी को शुभ रात्रि।